नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। और मैं हूँ सीमा शर्मा। 8th क्लास राजस्थान जीके हमारी चल रही है। पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम कर चुके हैं और आज इसके अंतर्गत पार्ट थर्ड देखने वाले हैं। और ऑल चैप्टर्स जो हैं उनको लेकर चले हैं हम, और 88 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज हम देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको ज़रा से भी पसंद आती है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भामाशाह रोजगार सृजन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भामाशाह रोजगार सृजन योजना का मुख्य उद्देश्य जो है, युवा शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना भामाशाह रोजगार सृजन योजना का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, पहले हम 6 अध्याय कर चुके हैं। टोटल 10 अध्याय हैं 8th क्लास में, और 7th और जो 8th चैप्टर है यानी कि विकास योजनाएं और जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास, वो आज हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। किसान कलेवा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना किसान कलेवा योजना का मुख्य उद्देश्य है। भामाशाह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। देखिए, मैंने 2 पार्ट के अंतर्गत जितनी भी विकास योजनाएं हैं हमारी सरकार की, भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की, वो मैं 2 वीडियो के अंतर्गत करवा चुकी हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में चले जाएं और रीट एसएसटी की जितनी भी वीडियोस हैं उसके अंतर्गत आप उसे पढ़ सकते हैं। सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध कराना एवं वहां बीमारियों की निःशुल्क जांच प्रदान करना किस योजना के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत। स्वावलंबन योजना के अंतर्गत क्या शामिल है? तो गरीब महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना इसके अंतर्गत शामिल है। ग्रामीण परिवारों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है मनरेगा के अंतर्गत। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। जयपुर का हवा महल, जंतर मंतर, आमेर का किला किसके अंतर्गत शामिल है? तो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के अंतर्गत शामिल है। चित्तौड़गढ़ का मेनाल जलप्रपात, सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस पर्यटन स्थल में शामिल है? तो ये सभी जो हैं भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल के अंतर्गत शामिल हैं। देखिए, हमने 3 भागों में जो है डिवाइड किया गया है पर्यटन को। एक तो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, एक भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल और तीसरा है धार्मिक पर्यटन स्थल। शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना किस योजना में शामिल है? ये शामिल है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत। फसलों का बीमा करके किसानों को किस योजना के जरिए राहत दी जाती है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। राष्ट्रीय आयुष मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना।
कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभयारण्य किन पर्यटन स्थलों में शामिल है? भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल। गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव, स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण एवं पोषण सहायक सेवा उपलब्ध करवाना किस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है? आशा सहयोगिनी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है? गेहूं व दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन करना। जयपुर व उदयपुर का सिटी पैलेस, झालावाड़ का गागरुन का किला, सवाई माधोपुर का रणथंभौर का किला किसके अंतर्गत शामिल है? ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के अंतर्गत शामिल है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि और जो संबंधित क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि दर बढ़ाना। श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद, एकलिंग जी उदयपुर, गोविंद देव जी जयपुर, करणी माता देशमुख बीकानेर किस पर्यटन स्थल में शामिल हैं? धार्मिक पर्यटन स्थल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण करना। जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का सोनारगढ़ का किला, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला किन पर्यटन स्थलों में शामिल हैं? तो ये शामिल है ऐतिहासिक पर्यटन स्थल में। फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना किस योजना के अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आता है। श्री महावीर जी सवाई माधोपुर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, रणकपुर पाली, ऋषभदेव उदयपुर, देलवाड़ा सिरोही के जैन मंदिर किस पर्यटन स्थल में शामिल हैं? तो ये धार्मिक पर्यटन स्थलों में शामिल हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर, रामदेवरा जैसलमेर किन पर्यटन स्थलों में शामिल हैं? तो ये भी धार्मिक पर्यटन स्थलों के अंतर्गत आते हैं। कृषि कल्याण कोष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना। जैसलमेर के मनमोहक धोरे, उदयपुर में जैसमंद, फतेह सागर, पिछोला झील, उदय सागर व शिल्पग्राम किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटक स्थल के अंतर्गत आते हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाते हुए न्याय संगत, सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौम बनाना किस मिशन में शामिल है? तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल है। जननी एक्सप्रेस के अंतर्गत आता है गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थानों तक लाना एवं पुनः घर ले जाना। सिरोही का माउंट आबू, नक्की झील, अजमेर की पुष्कर झील, राजसमंद की राजसमंद झील किस पर्यटन स्थल में शामिल हैं? तो किस में शामिल हैं? ये भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल में शामिल हैं। भरतपुर का केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार, जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान किस भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल के अंतर्गत शामिल हैं? तो भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल के अंतर्गत शामिल हैं। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिकों एवं मजदूरों के वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वच्छता हेतु देश को खुला शौच मुक्त करना, कचरे का संग्रहण एवं निस्तारण आदि। ग्रामीण गौरव पथ का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण गौरव पथ का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चयनित गांवों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंध में सुधार लाना। विशेष क्षेत्रों जैसे मेवात, डांग, मगरा सीमांत क्षेत्रों का विकास करना किस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं? स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना किस योजना के अंतर्गत आता है? आयुष्मान भारत। साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य है लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। किस कार्यक्रम के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता है? IM शक्ति फंड। राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुंचे, इसके लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इसके लिए योजना प्रारंभ की गई है राजस्थान जन आधार योजना 2019। तो इसके तहत क्या किया जाता है कि प्रदेश के निवासी जो हैं परिवारों को जन आधार कार्ड जो है वो प्राप्त होंगे। सतत विकास गोल 2030 में लक्ष्य रखे गए कितने? तो 17 जो है लक्ष्य रखे गए हैं। देखिए ये 17 लक्ष्य जो रखे गए हैं, गरीबी का अंत, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, लैंगिक समानता, किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचों का विकास, संधारणीय शहर एवं समुदाय, जलवायु परिवर्तन, भूमि पर जीवन, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक भागीदारी, भूखमरी समाप्त करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शुद्ध जल एवं स्वच्छता, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, असमानता में कमी, सतत उपयोग एवं उत्पादन, पानी में जीवन, शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान। तो ये जो हैं 17 लक्ष्य रखे गए हैं सतत विकास गोल 2030 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है सतत विकास गोल एजेंडा अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 2015 में अपनाया गया। सतत विकास 2030 का मुख्य लक्ष्य क्या है? सतत विकास एजेंडा 2030 का मुख्य लक्ष्य है गरीब को सभी
गरीब नहीं आएगा, यहाँ गरीबी आएगा। गरीबी को सभी रूप व सभी जगहों से समाप्त करना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रश्न, सतत विकास एजेंडा या गोल वाला। ठीक है। राजस्थान सरकार की शिक्षा क्षेत्र से संबंधित योजना कौन सी है? गार्गी पुरस्कार। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब और किसने की थी? तो देखिए 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी तेलंगाना के एक छोटे से गांव तिरुचपल्ली से। ठीक है। वहां पे इन्होंने एक जमीन का टुकड़ा जो था वो दान करके इस भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। भूस्वामियों को इन्होंने कहा कि जो कुल जमीन है उसका छठा हिस्सा जो है आपका वो दान कीजिए। ठीक है। यानी कि अगर आपके पास जितनी भी जमीन है एक भूस्वामी के पास, उसका छठा हिस्सा दान करने की अपील की गई थी। और ये पूरे भारत के अंतर्गत ये फैला था। और जो राजस्थान है वहाँ पर भी विनोबा भावे जो है उन्होंने इस अपील की थी और राजस्थान में इस भूदान आंदोलन है इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के किस जिले में भूदान प्रारंभ किया गया? तो नागौर जिले में ये प्रारंभ किया गया था। राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम पारित किया। कब पारित किया? 1971 में पारित किया था। आजादी के समय राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? 75%। राजस्थान सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब लागू किए? तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में लागू किया गया था और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में लागू किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया? अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? 1955 में लागू किया। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून भारत सरकार ने कब लागू किया? 1989 में राजस्थान सरकार ने इसे सख्ती से लागू किया था। शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, बच्चों के कल्याण के कार्य कौन सा विभाग कर रहा है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कर रहा है। आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता 52.12% यानी कि 52.12% है, जो सन 1951 में थी 2.51%। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया? राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया। राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। और देखिए राज्य महिला आयोग जो होता है इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम है, तो ये महिलाओं को रोजगार देने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है शुरू किया गया। देखिए महिला स्वयं सहायता जो समूह कार्यक्रम है इसके अंतर्गत 10 से लेकर 20 महिलाएं होती हैं जो क्या करती हैं? स्वयं अपने निर्णय लेकर एक क्या बनाती हैं? समूह बनाती हैं। अगला प्रश्न है, महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम कब बनाया गया? तो महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम बनाया गया सन 2005 में। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला, जिसे कहा जाता है सबला किसे कहा जाता है? राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, साक्षरता, कौशल विकास तथा सामाजिक मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करना।
देखिए ये जो योजना है 11 से लेकर 18 साल की जो विद्यालय न जाने वाली या फिर विद्यालय को बीच में छोड़ देने वाली जो किशोर बालिकाएं हैं उनके लिए संचालित की जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई सन 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विकास किस मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जो है मानव संसाधन मंत्रालय। इन तीनों की जो है संयुक्त पहल से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई है। दहेज निषेध अधिनियम कब बनाया गया? 1961 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब बनाया गया? तो ये 1925 में बनाया गया था और इसका संशोधन पहले 1986 में किया गया और फिर सन 2006 में किया गया। हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? ये 1956 में बनाया गया था और इसका संशोधन सन 2005 में किया गया। एक ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है? तो 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। ईवीएम का अंतिम बटन होता है नोटा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नोटा। नोटा क्या है? नन ऑफ द अबव क्या है? तो देखिए चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में से किसी भी उम्मीदवार को अगर मतदाता उपयुक्त नहीं मानता है तो वह अंतिम नोटा बटन दबाकर अपना मत सुनिश्चित कर सकता है। मतलब वो किसी को भी वोट नहीं देना चाहता, वो नोटा बटन दबा सकता है। ईवीएम के साथ आजकल प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल का, VVPAT, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। स्वीप की फुल फॉर्म क्या होती है? स्वीप की फुल फॉर्म होती है सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता। देखिए इसमें क्या होता है कि मतदाताओं, नागरिकों, निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने और उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग के द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम को स्वीप कहा जाता है, यानी कि सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता। सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। सूचना का अधिकार कानून कब बना? सन 2000 में। सूचना का अधिकार कानून राजस्थान में किस मांग के आधार पर बना? तो देखिए राजसमंद की जो भीम तहसील है, इसके देवडूंगरी गांव में मजदूरों और किसानों ने अपनी मजदूरी से संबंधित जो सरकारी रिकॉर्ड थे, जैसे कि हाजिरी है, भुगतान रजिस्टर है, उनकी प्रतियां मांगी और उसके लिए संघर्ष किया और यही आधार बना सूचना के अधिकार का। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षा को सरल व सुलभ बनाने के उद्देश्य से कब बनाया गया? सन 2009 को। देखिए भारत सरकार ने 2009 को बनाया है और राजस्थान सरकार ने 2010 को बनाया है। ठीक है, और राजस्थान सरकार ने क्या नाम रखा? राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2011 को। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए यानी कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए फ्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, यानी कि प्राइमरी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के लिए ये जो है बनाया गया अधिनियम है। 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया राजस्थान में। निजी स्कूलों में कमजोर व पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 25% सीटें आरक्षित की गई हैं स्कूलों में, और इसके बदले सरकार क्या करती है? एक तय राशि होती है जो कि निजी स्कूलों को दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने बाल अधिकार समझौते को कब पारित किया? तो 20 नवंबर 1989 यानी कि 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने बाल अधिकार समझौते को पारित किया था। और इस समझौते पर अगर बात करें भारत ने कब हस्ताक्षर किए, तो 1992 में। चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है?
1098, आप याद रखिएगा, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। टोल फ्री टेलीफोन सेवा है, 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन पहुंच सेवा है, जैसे कि पीड़ित बच्चे हैं, उपेक्षित बच्चे हैं, लावारिस बच्चे हैं, या उन्हें देखरेख की ज़रूरत है, या किसी बच्चे को संरक्षण की ज़रूरत है, तो ऐसे बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन जो है ये बनाई गई है। ये टोल फ्री नंबर है। राजस्थान संपर्क पोर्टल की स्थापना कब की गई? सितंबर 2019 में राजस्थान संपर्क पोर्टल की स्थापना की गई, जैसे कि कार्यालय में उपस्थित हुए बिना समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करवाया जाता है इस राजस्थान संपर्क पोर्टल के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, रेनसमवेयर क्या है? रेनसमवेयर क्या है? एक प्रकार का वायरस है जो अपराधी के द्वारा लोगों के कंप्यूटर व सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है और सिस्टम के मालिक से राशि वसूलने के बाद ही सिस्टम या कंप्यूटर या उसको छोड़ता है, ठीक है। मालवेयर क्या है? मालवेयर जो है वो कंप्यूटर की किसी फाइल या फिर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कंप्यूटर वायरस, वॉर्म, ट्रोजन आदि। अगला प्रश्न है, साइबर धोखाधड़ी यानी कि ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन चीटिंग के कोई दो उदाहरण बताने हैं। फिशिंग, स्पूफिंग, तो दो हैं, ठीक है। फिशिंग का मतलब होता है कि एक तरह की ठगी का तरीका होता है जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित या जो विश्वस्त संस्थान है उनके नाम से फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं और इस तरह के मेल का उद्देश्य ज़रूरी डाटा को चुराना होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की जानकारी। स्पूफिंग जो होता है, स्पूफिंग का क्या मतलब होता है? इसमें ठगी करने वाला जो व्यक्ति होता है वो किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी या जो विश्वस्त होने के बहाने से किसी अन्य की पहचान या व्यक्तिगत जो जानकारी होती है उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। महिला सशक्तिकरण से संबंधित कानून कौन कौन से हैं? तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित कानून है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में बनाया गया था, बाल विवाह निषेध 1925 में बनाया गया, बाद में इसमें संशोधन किया गया। उसके बाद है हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम, ये बनाया गया था 1956 में, बाद में 2005 में इसका संशोधन किया गया। तो इस प्रकार से आज हमने 88 महत्वपूर्ण जो है प्रश्नोत्तर किए हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों को शेयर करें, और आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वो हमारा एक मोटिवेशन चैनल है, मोटिवेशन नहीं, मेडिटेशन चैनल है, तो प्लीज़ आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और अंत तक अगर आप बने रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।